हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों मैं आपको साइंस पढ़ा रही हूँ। साइंस में बायो वाला जो पार्ट है उसमें उसको समझने में आपकी हेल्प कर रही हूँ। आप सभी जानते हैं कि आपका चैप्टर चल रहा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मूलभूत इकाई, जीवन की मौलिक इकाई जिसे हम कोशिका के नाम से जानते हैं। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं इस चैप्टर में, हम कोशिका के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं, या हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जीवन किस चीज से बना है और वो चीज कैसे कैसे, उसकी संरचना क्या है, उसके कार्य क्या हैं, उसका फंक्शन क्या है, और वो किस किस तरीके से एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय प्राणियों को डिवाइड करती है, किस तरह से कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं, कौन सी कोशिका की कैसी संरचना होती है, हमें यही सब इस चैप्टर में जानना है। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। और कल हम बात कर रहे थे न्यूक्लियस की संरचना के बारे में, तो जिसमें मैं आपको किसी बैक्टीरिया के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है वो किस तरीके का केंद्रक होता है। पूर्ण विकसित नहीं होता, यानी कि अपूर्ण विकसित नहीं होता है, तो वो क्या होता है, फुल्ली डेवलप्ड नहीं होता है, यानी कि उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। तो केंद्रक हम कहते हैं एकदम से विकसित केंद्रक उसमें नहीं पाया जाता है। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बच्चों, कल की क्लास में हम जान रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियस, एक केंद्रक की संरचना के बारे में पढ़ रहे थे। तो कल इस पर हमने अच्छे से चर्चा कर ली थी कि एक केंद्रक की संरचना किस तरीके की होती है। हमने कुछ जीवों में, सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, हमने बैक्टीरिया में क्या देखा कि न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक बैक्टीरियल सेल की यदि बात की जाए तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होता है, यानी कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए उसका जो न्यूक्लियर रीजन है वो पुअरली डिफाइंड होता है या वेल डिफाइंड नहीं होता है। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। इसलिए वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोइड कहलाता है, और इट इज फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। तो न्यूक्लियोइड जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अब स्क्रीन पे बहुत ध्यान से देखेंगे और हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से समझेंगे। न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है मुख्यतः किस तरीके का होता है, उसमें अगर हम जैसे मान लीजिए ये है एक कोशिका, मान लीजिए ये है एक कोशिका और कोशिका के अंदर ये है न्यूक्लियस, है ना। तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियस है इसकी संरचना कैसी होती है। ये क्या है, ये है आपका केंद्रक। केंद्रक क्यों है, क्योंकि ये कोशिका के केंद्र में पाया जाता है, इसलिए कहलाता है केंद्रक। तो अब केंद्रक की संरचना के बारे में आपको जानना है। मैंने आपको बताया था कि केंद्रक में जो मेम्ब्रेन होती है, अब ये फुल्ली डिफाइंड न्यूक्लियस की बात हो रही है, ये पूर्ण विकसित केंद्रक की बात हो रही है। इसमें सबसे बाहरी परत जो है वो क्या है, सबसे बाहरी परत जो है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सबसे बाहरी परत जो है वो क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना। सबसे बाहरी परत जो है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेनस होती है, बाहरी मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। पोरस होती है, यानी बीच बीच में पोर्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर यहाँ पे पाई जाती है केंद्रिका। क्या पाई जाती है, केंद्रिका। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। हम केंद्रिका को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये, यानी कि केंद्रक झिल्ली है। ये क्या है, केंद्रक झिल्ली, ठीक है। संरचना को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला जो द्रव्य है वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि केंद्रक द्रव्य। क्या कहलाता है, केंद्रक द्रव्य। अब इसके अंदर पाया जाने वाला वो मटेरियल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीवन के लिए, उसको कहते हैं हम क्रोमैटिन।
क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन जो है यही आपका अनुवांशिक पदार्थ है। क्रोमैटिन है और ये क्रोमैटिन जो है ये आपका अनुवांशिक पदार्थ है। तो ये क्रोमैटिन जो है ये अनुवांशिक पदार्थ है, यानी कि ये जेनेटिक मटेरियल है। अब जब अनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाले न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, तब ये अनुवांशिक पदार्थ जब सेल डिवाइड करती है, जब कोशिकाएं अपने आप को विभाजित करती हैं, तब यही क्रोमोसोम्स का रूप ले लेते हैं और उसके बाद ये बिखरी हुई जो धागा है ये क्रोमोसोम्स के रूप में आपके सामने आती है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आप सभी बच्चों को पता है, इस तरीके का होता है जिसमें दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं और बीच में इस प्लेट पे ये अटैच्ड होते हैं। अब इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। ये दो सेंट्रोमियर से मिल करके ये क्रोमोसोमल प्लेट बनती है ना, डिस्क शेप की होती है जिसमें दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। तो ये क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर कब दिखाई पड़ता है? केवल कोशिका विभाजन के समय। कोशिका विभाजन के समय ये जो अनुवांशिक पदार्थ है, अनुवांशिक पदार्थ क्रोमोसोम के रूप में आपको दिखाई पड़ता है। ये सब क्या है? ये आपके गुणसूत्र का चित्र है, जिसको जब हम चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको गुणसूत्र के बारे में, मैंने आपको कोशिका विभाजन के बारे में बताया था कि दो तरीके का विभाजन पाया जाता है, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। तो उस समय पे मैंने आपको बताया था कि गुणसूत्र बनते हैं कोशिका विभाजन के टाइम में। अलग अलग फेजेस में आपका सेल डिवीजन होता है, यानी कोशिकाएं, एक कोशिका अपने आप को दो कोशिका में विभाजित कर लेती है। तो उसमें मेनली जो, जैसे एक कोशिका विभाजित हुई दो कोशिका में, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए एक कोशिका है ना, और इसका विभाजन हो रहा है, तो दो कोशिका में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये पार्ट अलग हो जाए और ये पार्ट अलग हो जाए। हमेशा क्या होगा? पहले ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक का भी विभाजन होगा, ये दो भागों में बटेगा और उसके बाद फिर ऐसे, इस तरीके से कोशिका विभाजन होता है। तो कोशिका विभाजन थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, मतलब सुनने में बहुत आसान लगता है बच्चों, लेकिन जब आप बड़ी क्लास में पहुंचेंगे तो इसको आपको बहुत ब्रीफ में पढ़ना है ना। तो हमने बात कर ली किसकी? स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियस, यानी केंद्रक की संरचना के बारे में। तो इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन कर सकता है। अगर केंद्रक की संरचना के बारे में पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं, केंद्रक एक ऐसी संरचना है जो कोशिका के केंद्र में पाई जाती है। केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली से, अगर एक विकसित केंद्रक है तो उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, यानी केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होती है, जो दो लेयर्स से बनी होती है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसमें केंद्रक रंध्र यानी न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं उस केंद्रक झिल्ली वाली परत में। उसके अंदर केंद्रिका मौजूद होती है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। उसके अंदर पाया जाने वाला द्रव्य केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, और उसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ बिखरे हुए धागों की संरचना या उलझे हुए धागों जैसी संरचना में प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्रोमैटिन फाइबर्स कहते हैं। और यही क्रोमैटिन फाइबर्स कोशिका विभाजन के समय पे गुणसूत्रों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, बस इतना ही लिखना है आपको और ये सफिशिएंट है, परफेक्ट आंसर है अगर कोई पूछता है कोशिका के केंद्रक के बारे में। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिकी एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे। कैन यू गिव अ रीजन एज टू व्हाई अ रेड ब्लड सेल लैक्स द न्यूक्लियस। पिछले कुछ सेशंस में हम केवल बात कर रहे हैं कि ये चीज है तो क्यों है ना। अब कल हमने बात करी थी, अगर हम इस पर बात करें कि जनरली सामान्यतः एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एक कोशिका के अंदर, है ना। कुछ यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, वो होती हैं रेड ब्लड सेल्स। कुछ ऐसी होती हैं जिसमें मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसे हम मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं, यानी कि बहुकेंद्रकी कहते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है, कैन यू गिव अ रीजन एज टू व्हाई अ रेड ब्लड सेल लैक्स द न्यूक्लियस, यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक क्यों नहीं पाया जाता। लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक
क्यों नहीं पाया जाता। कल हमने बात करी थी कि कुछ ऐसी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, और उसके एग्जाम्पल के तौर पे हमने आरबीसीज की बात की थी, रेड ब्लड सेल्स की बात की थी, जिन्हें हम लाल रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। तो लाल रुधिर कणिकाओं में न्यूक्लियस क्यों लैक करता है, क्यों प्रेजेंट नहीं होता है, उसका रीजन क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखेंगे? A red blood cell, that is RBC, loses its nucleus at maturity. जब maturity होती है उस टाइम पे वो अपने न्यूक्लियस को खत्म कर लेती है। The main function of RBC is to transport oxygen to all body parts. RBCs का मुख्य काम क्या है कि शरीर में ऑक्सीजन को, जब हम सांस लेते हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन इनहेल जब हम करते हैं, तो उस ऑक्सीजन को सभी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम किसका है? आरबीसीज का। तो ब्लड के थ्रू, हमारे ब्लड में ये लाल मतलब रुधिर कणिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो हमारे ब्लड में होती हैं। तो ब्लड के थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट्स जो हैं बॉडी की, उसको पूरा करने के लिए दे हैव टू कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, उनको बहुत मात्रा में ऑक्सीजन को कैरी करना होता है। ठीक है, तो वो आरबीसीज जो हैं वो न्यूक्लियस को लूज कर देती हैं। क्यों? ताकि उनको एक्स्ट्रा स्पेस मिल सके, और उस स्पेस का वो यूज करती हैं ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। इट इज पार्ट ऑफ द सेल्स एडॉप्टेशन, यानी कि वो अपने आप को एडॉप्ट करती हैं, अनुकूलित बनाती हैं उस अपने काम के लिए, टू लूज द न्यूक्लियस एट मेच्योरिटी सो दैट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी कैन बी फुलफिल्ड। यानी कि आरबीसी का जो काम है पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का, तो वो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम वो तभी पूरा कर सकती हैं जब उसके पास बहुत सारी जगह होगी, है ना। तो बहुत सारी जगह बनाने के लिए वो उसके अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस को मैच्योरिटी के टाइम पे खत्म कर देती है, और इसीलिए वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को, जो उसके शरीर को जरूरत है, उतना पूरा कर पाते हैं। ठीक है, तो हम अगर थोड़ा सा ब्रीफ में स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का देखेंगे और उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में समझेंगे, तो उसको हम फटाफट देख लेंगे। वेरियस पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियस विद देयर रेस्पेक्टिव फंक्शन, अलग अलग पार्ट्स न्यूक्लियस का और उसके क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें आपका ये क्या है? ये उलझे हुए धागों सी संरचना है जिसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन कहते हैं। ये है आपका न्यूक्लियर पोर, यानी कि केंद्रक के जो झिल्ली होती है उसके बीच में पाए जाने वाले छोटे छोटे रंध्र, और केंद्रक से ही अटैच्ड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? केंद्रक की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसी से ये अटैच्ड न्यूक्लियर ट्यूबुलर जो कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेल है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये है आपका ईआर, और ईआर को ही हम क्या कहते हैं? अंतर्द्रव्यी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? अंतर्द्रव्यी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? एक केंद्रक की संरचना है, और केंद्रक के अंदर बीच में ये क्या पाया जा रहा है? ये वाला पार्ट जो है ये कहलाता है न्यूक्लियोलस, या इसी को हम कहते हैं केंद्रिका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सबसे बाहर क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियर एनवेलप होता है। न्यूक्लियर एनवेलप यानी कि कह सकते हैं कि ऐसा लिफाफा जिसके अंदर केंद्रक बंद होता है, या केंद्रक का लिफाफा, या केंद्रक झिल्ली। न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोनों ही इसको आप कह सकते हैं। न्यूक्लियस जो है इज एनक्लोज्ड बाय अ डबल लेयर्ड सेलुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर एनवेलप। मैंने आपको बताया था डबल लेयर्ड होती है। ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। ये जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये वाली जो है ये इनर मेम्ब्रेन है। तो डबल लेयर्ड हो गई। ठीक है, द स्पेस बिटवीन द टू लेयर्स is known as the perinuclear space and is filled with fluid। अब इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, आउटर और इनर के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस।
इसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, जिसमें कुछ फ्लूइड फिल्ड होता है, ठीक है। द न्यूक्लियर एनवेलप सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो क्या करता है, कोशिका में जो कोशिका द्रव्य है उसको केंद्रक से अलग करने का काम करता है ये केंद्रक झिल्ली, ये न्यूक्लियर एनवेलप। इतना समझ में आ रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज पियर्स्ड विद होल्स नोन एज द न्यूक्लियर पोर्स। उसमें ये छोटे छोटे रंध्र होते हैं जो न्यूक्लियर पोर कहलाते हैं, ठीक है। These pores allow the nucleus to communicate with the rest of the cell as they control the passage of substances into and out of the nucleus। ये जो न्यूक्लियर पोर होते हैं या केंद्रक रंध्र जो होते हैं, ये अगर नहीं होंगे तो न्यूक्लियस रेस्ट ऑफ द सेल से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। यानी कि जो उसको जरूरत है उसको लेने का और जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको आउट करने में जो कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, यानी कोशिकीय संवाद को मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है, ये केंद्रक रंध्र ही हेल्प करते हैं, ठीक है। द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे हम ONM भी कहते हैं, इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड सैक्स। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। यहाँ पे जो ONM लिखा हुआ है इसका मतलब है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और INM लिखा हुआ है इसका मतलब है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर और कौन सी संरचना प्रेजेंट होती है, और संरचना प्रेजेंट होती है बच्चों जिसे हम कहते हैं केंद्रिका, यानी कि न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं, केंद्रिका। When observed under a microscope, जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है, the center of the nucleus has a dark dense spherical area, यानी कि एक गोल गाढ़ी गाढ़ी संरचना आपको दिखाई पड़ती है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। यानी कि जब माइक्रोस्कोप के नीचे आपको कोई सेल दिखाई पड़ता है, सेल कैसा है, सेल एसिडिक होता है नेचर में, है ना। न्यूक्लियस जो है वो नेचर में एसिडिक होता है, तो किसी भी बेसिक स्टेन के साथ स्टेनिंग करने पर आपको ये दिखाई पड़ता है। और कोशिका के अंदर आपको न्यूक्लियस भी दिखाई पड़ता है, और न्यूक्लियस के अंदर आपको न्यूक्लियोलस भी माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई पड़ जाता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पावर वाला आज की डेट में माइक्रोस्कोप यूज करते हैं लैब्स में। द न्यूक्लियोलस इज द प्रोडक्शन फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। अब ये न्यूक्लियोलस जो है वो क्या काम करता है, न्यूक्लियोलस का, केंद्रिका का काम है वो राइबोसोम्स के लिए प्रोडक्शन फैक्ट्री का काम करता है, यानी कि वो राइबोसोम्स बनाने का काम करता है, विच इन टर्न मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स। और राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स बनाने का काम करते हैं। तो प्रोटीन्स की फैक्ट्री जो है, प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है न्यूक्लियोलस। तो हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग डिपेंड करती है न्यूक्लियोलस की प्रेजेंस पे, ठीक है। इट कैन बी सेड दैट द न्यूक्लियोलस इज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन एंड RNA सिंथेसिस। तो अब हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से न्यूक्लियोलस जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में और RNA की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में जो द्रव्य पाया जाता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि केंद्रक द्रव्य। क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य। बच्चों जब मैं पढ़ाती हूँ तो आप सभी पॉइंट्स को चाहें तो नोट कर सकते हैं, बाद में आपको याद करने में इजी होगा। The nucleus contains nuclear sap or a semi-fluid matrix enclosed by the nuclear envelope। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर सैप या सेमी फ्लूइड अर्ध तरल पदार्थ प्रेजेंट होता है, जिसको हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, और ये न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर प्रेजेंट होता है। उसका नाम क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि केंद्रक द्रव्य, या कैरियोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियस को हम कैरियन के नाम से भी जानते हैं, तो उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह सकते हैं या कैरियोप्लाज्म कह सकते हैं। इट होल्ड्स द न्यूक्लियोलस एंड द सस्पेंडेड क्रोमैटिन। वो क्या करता है, वो केंद्रिका को होल्ड करने का काम करता है, और उसके अंदर जो बिखरे हुए धागे हैं क्रोमैटिन के रूप में, उसको भी, सस्पेंडेड क्रोमैटिन को भी और न्यूक्लियोलस को भी, दोनों को होल्ड करने का काम करता है। आई बात समझ में? आगे बढ़ेंगे। तीसरा पार्ट है आपका केंद्रक का, जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क, यानी कि
जो आपका अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। द न्यूक्लियस कंटेन्स द जेनेटिक मटीरियल, अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ अ नेटवर्क ऑफ क्रोमैटिन, क्रोमैटिन के रूप में ये प्रेजेंट होता है। डीएनए गेट्स एसोसिएटेड विद प्रोटीन, डीएनए जो है वो प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होता है टू फॉर्म क्रोमैटिन, है ना। अब हम क्रोमैटिन नेटवर्क की जब बात करें, जब हम जैसे अभी 9th क्लास की बात हो रही है, हम जब 11th में पहुंचेंगे तो बहुत ब्रीफ में क्रोमैटिन नेटवर्क के बारे में और क्रोमैटिन नेटवर्क किस चीज से बने होते हैं, है ना, बात करेंगे हम डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में। तो डीएनए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स से एसोसिएटेड होता है ना, और क्रोमैटिन को बनाने में वो हेल्पफुल होता है। तो दिस क्रोमैटिन गेट्स फोल्डेड एंड कॉइल्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, ये क्रोमैटिन जो है ये कोशिका विभाजन के समय पे स्टेप बाय स्टेप क्या होते हैं, फोल्डेड होते हैं, कॉइल्ड होते हैं, और ये क्रोमोसोम्स का रूप ले लेते हैं। कोशिका विभाजन के एक विशेष चरण में ये क्रोमोसोम्स के रूप में आपको दिखाई पड़ते हैं। तो हमने बात कर ली केंद्रक के बारे में और केंद्रक के सभी पार्ट्स के बारे में हमने बात कर ली। केंद्रक में क्या पाया जाता है, सबसे पहले न्यूक्लियर एनवेलप, सबसे बाहरी पार्ट जो 2 परतों से बना हुआ होता है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे हम ONM और INM के नाम से जानते हैं। उससे जुड़ा हुआ कुछ ट्यूबुलर नेटवर्क का स्ट्रक्चर उसके साथ लगा हुआ होता है और सैक्स लगे हुए होते हैं। तो जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नेटवर्क वाला लगा हुआ होता है उसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं या अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं, है ना। तो वो कोशिका के स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने का काम करता है, ठीक है। कोशिका के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस या केंद्रिका, उसका क्या काम है, वो प्रोडक्शन फैक्ट्री है राइबोसोम्स का, और राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं। तो न्यूक्लियोलस हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। और उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला जो द्रव्य वाला पदार्थ है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं या न्यूक्लियर सैप कह सकते हैं, है ना। वो न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर प्रेजेंट होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म दोनों कह सकते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला प्लाज्म द्रव्य क्या कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, या कैरियन के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य क्या कहलाता है, कैरियोप्लाज्म, ठीक है। ये क्या होल्ड करता है, ये न्यूक्लियस और उसके अंदर सस्पेंडेड क्रोमैटिन को होल्ड करने का काम करता है। क्रोमैटिन नेटवर्क के बारे में आपने जान लिया, ये अनुवांशिक पदार्थ होता है और उलझे हुए धागे जैसी संरचना में प्रेजेंट होता है ना। और जब कोशिका विभाजन का समय आता है तो ये जो उलझे हुए धागे हैं ये किस चीज के बने हुए होते हैं, ये डीएनए स्ट्रैंड्स के बने हुए होते हैं, जिसके बारे में आप बड़ी क्लासेस में इसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में और कब ये क्रोमोसोम्स के रूप में आपको दिखाई पड़ते हैं उसके बारे में हम बड़ी क्लास में जानेंगे, ठीक है। अब बात करें न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में क्या अंतर है। कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए केंद्रक और केंद्रिका के बीच में क्या अंतर है वो हम समझ लेंगे। द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेट्स द डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस। हम बात कर लेंगे केंद्रक और केंद्रिका के बीच में क्या अंतर है, ठीक है। कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए इसको आप नोट भी कर सकते हैं। द न्यूक्लियस इज द मेन ऑर्गेनेल ऑफ अ सेल। जो केंद्रक है वो किसी भी कोशिका का मुख्य अंग है, ठीक है। केंद्रिका में लिखेंगे द न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियोलस केंद्रिका जो है वो केंद्रक के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। केंद्रक में लिखेंगे इट इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर एनवेलप, यानी कि ये केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ अंग है। न्यूक्लियोलस में लिखेंगे इट इज नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका किसी भी झिल्ली से कवर्ड नहीं है, ये केंद्रक के अंदर पाई जाती है, ठीक। केंद्रक में लिखेंगे बच्चे दोनों तरफ आप न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस लिखेंगे, बीच में एक मार्जिन देंगे, केंद्रक और केंद्रिका लिखेंगे दाहिनी और बाईं तरफ, और उसके बाद पॉइंट्स को नोट करेंगे। केंद्रक में तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। केंद्रक में हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे इट कंटेन्स डीएनए प्रोटीन्स एंड द न्यूक्लियोलस। केंद्रक के अंदर
डीएनए प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और केंद्रिका भी मौजूद होती है, ठीक है। और केंद्रिका में लिखेंगे इट कंटेन्स आरएनए एंड प्रोटीन्स, और केंद्रिका में हम लिखेंगे कि इसमें आरएनए और प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। 3 पॉइंट्स होगा। चौथा पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लिखेंगे इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल, यानी कि कोशिका का जो कंट्रोल सेंटर होता है, जैसे हम कह सकते हैं कि आपकी बॉडी का जो कंट्रोल सेंटर है वो आपका ब्रेन है, ठीक है। तो ब्रेन को हम ह्यूमन बॉडी का सीपीयू कहते हैं, उसी तरह से आप एक सेल का सीपीयू न्यूक्लियस को कह सकते हैं। न्यूक्लियस जो है वो किसी भी कोशिका का कंट्रोल सेंटर होता है और वो इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए को जो डबल करने की प्रोसेस है। डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है, अपने आप को संख्या में बढ़ाता रहता है और बिल्कुल फोटोकॉपी निकालता है। और प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन के फॉर्मेशन में काम करता है। तो मेन फंक्शन इसका क्या हो गया, ये कंट्रोल सेंटर है कोशिका का और ये डीएनए रेप्लिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस में वर्क करता है। न्यूक्लियोलस में लिखेंगे इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस, यानी कि जो केंद्रिका है वो राइबोसोम की सिंथेसिस में काम करती है। तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के बीच में जो अंतर है उसमें 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इन चारों पॉइंट्स को आपको नोट करना है। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने न्यूक्लियस के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में जाना, यानी कि केंद्रक की पूरी संरचना के बारे में जाना। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। न्यूक्लियस जो है बहुत मेन पार्ट है कोशिका का, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है, जिसको आप ब्रेन कह सकते हैं उस कोशिका का। जैसे हमारे मनुष्य के शरीर में ब्रेन को हम सीपीयू कहते हैं, कंप्यूटर का सीपीयू, ऐसे ही मनुष्य के शरीर का ब्रेन उसका सीपीयू, कंट्रोलिंग पावर उसी के पास होती है। उसी तरह से कोशिका के अंदर जो भी फंक्शन होते हैं उसको कंट्रोल करने की पावर जो है वो केंद्रक के अंदर होती है। केंद्रक की संरचना के बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया। केंद्रक 2 परतों से घिरा हुआ होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन 2 परतों की बनी हुई होती है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके अंदर पाए जाने वाला द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म कहलाता है और उसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। जब भी मैं आपको पढ़ाती हूँ पॉइंट्स को आप सभी नोट करते चलेंगे ताकि आपको रिवाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।